चलो देखो केमिस्ट्री का चैप्टर 4 डी ब्लॉक के तत्व एवं एफ ब्लॉक के तत्व। जय सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। जो यूनिट 4 है केमिस्ट्री की अपनी डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें से पुराना राष्ट्रीय का जो ब्लूप्रिंट है तो उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है और 1 नंबर के 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए समझिए, आप लोग क्या है 11th क्लास में पढ़ के आए हैं डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करेगा उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पता है ना? डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा अंतर है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेगा। ठीक है, संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेगा, लेकिन डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा। आरएसएम में क्या कह रहा हूं? जैसे आपको परिभाषा आती है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, किंतु डी कक्षक आंशिक रूप से पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता। यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। यदि पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसको हम संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे। ठीक है, उसे हम अप्रारूपीय संक्रमण तत्व कहते हैं और जिसका डी कक्षक पूर्ण रूप से नहीं भरा होता उसे हम प्रारूपीय संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व जो है इनकी विशेषता है, जैसे ऐसा पॉइंट आपको आ सकता है प्रश्न कि संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषता है, लिखिए, है ना? तो हमें सिंपल परिभाषा ये लिखना है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है तथा डी कक्षक आंशिक रूप से पूर्ण होता है। आंशिक रूप से पूर्ण मतलब पूरा नहीं भरा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, कम है ना? जब आंशिक रूप से पूर्ण होता है तो उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, जो हमारी आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में क्या होता है कि जो सेकंड समूह है बेरिलियम ग्रुप, है ना, और बोरान ग्रुप, तो बेरिलियम ग्रुप और बोरान ग्रुप के बीच में जो, यदि अपन ऐसे इसकी बात करें क्या, रो की, है ना, ऐसे खड़े वाले को क्या बोलते हैं? आड़े वाले को क्या बोलते हैं? रो। हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व को कॉलम में पढ़ते हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक के जो तत्व है उसको रो में देखते हैं। तो जो 4 रो बनी हुई है, ठीक है, उन 4 रो के तत्वों को हम बोलते हैं कौन से तत्व? संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब इन तत्वों की क्या विशेषताएं हैं? आपको प्रश्न आ सकता है कि संक्रमण तत्व की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है ना? तो क्या है, देखिए संक्रमण तत्व की विशेषताएं, उधर मत देखो, उधर नहीं दिखेगी, उसको समझना पड़ेगा, है ना? संक्रमण तत्व जो होते हैं ये कठोर होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं। क्या होते हैं? कठोर और उच्च गलनांक। उच्च गलनांक का क्या मतलब निकला आपका? जल्दी नहीं, ये जल्दी से गलित नहीं होंगे, है ना? इसको आपको बहुत क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वे कठोर होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं। इसमें अपवाद है मरकरी। क्या है अपवाद? मरकरी कठोर होता है क्या? नहीं। मरकरी मतलब पारा, है ना? पारा कठोर नहीं होता। पारा कैसा होता है? द्रव अवस्था में, है ना? उसकी श्यानता क्या होती है? सबसे प्रबल होती है। कम होती है क्या? उसकी श्यानता सबसे क्या होती है? प्रबल होती है ना? गाढ़ा होता है। दूसरा है कि ये
अन्य धातु की अपेक्षा कम क्रियाशील है। संक्रमण तत्व जो है जैसे जो अदर धातुएं हैं उन धातु की अपेक्षा कैसी है, कम क्रियाशील है। संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता का मतलब होता है कि विभिन्न आपसीकरण अवस्थाओं को क्या करते हैं, ये परिवर्तित करते हैं। +1, +2, +3, +4 इतनी आपसीकरण अवस्थाओं को क्या कर देते हैं, ये प्रदर्शित कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं क्या कि परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती आपसीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। एक और पॉइंट क्या है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण तत्व अधिकांश जटिल यौगिक बनाते हैं। जटिल यौगिक जो है उपसहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। कौन से यौगिक है? उपसहसंयोजी यौगिक। तो संक्रमण तत्व जो है यह उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं, या अपन उसको बोल सकते हैं जटिल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आया समझ में इतना, है ना। डेफिनेशन सिंपल है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है और डी कक्षक आंशिक रूप से पूर्ण होता है। क्या होता है? डी कक्षक आंशिक रूप से पूर्ण होता है, उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और जितने हमने इसके विशेषताएं लिखी है ना, तो ये सारी विशेषताएं ना प्रश्न के रूप में पूछी जाती है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, क्यों? बताएं। अभी सारे जितनी विशेषताएं लिखी है ना, हमें सारी विशेषताओं क्या है समझना है, पढ़ना है। विशेषता और हाँ उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरक नहीं पता आपको? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जिसकी अल्प मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे अथवा रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा दे, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आप क्या कहना चाहिए, दाल पकाते हैं और आपकी दाल पकती नहीं है, तो आप उसमें क्या डालते हैं? खाने का सोडा। तो 1 चम्मच डालते हैं। नमक आप कितना डालते हैं? 1 चम्मच, हाँ। लेकिन खाने का सोडा वहीं पे कितना डालते हैं? बहुत थोड़ी सी मात्रा डालते हैं। तो वही है क्या हमारा उत्प्रेरक, जो उस अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं ये अच्छे उत्प्रेरक के भांति कार्य करते हैं। किसके भांति कार्य करते हैं? अच्छे उत्प्रेरक के भांति। संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं, है ना। ये सारे पॉइंट हमें याद करने हैं, है ना, क्योंकि पेपर में 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है। सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्व की विशेषताएं लिखिए या संक्रमण तत्व के गुण लिखिए, ठीक है। तो ये सारे संक्रमण तत्व के क्या है? गुण है। अब देखिए संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्वों को हमने 4 श्रेणियों में क्या किया है? बांटा है। कितने श्रेणी में बांटा है? 4 श्रेणी, ठीक है। जो पहली श्रेणी है उसको हम 3D श्रेणी बोलते हैं, दूसरी को 4D, तीसरी वाली को 5D और चौथे वाली को 6D, ठीक है। 3D, 4D, 5D और 6D। आप लोग ने आपबाओ का नियम पढ़ा है? तो आपबाओ के नियम में आपने देखा होगा 1s होता है पहले, 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, है ना। 2d पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, नहीं है ना 2d। अपन उसका जो क्रम बनाते हैं तो 1s, फिर नीचे 2s, 2p लिखते हैं, फिर 3s, 3p और 3d लिखते हैं, लिखते हैं। तो संक्रमण श्रेणी जो चालू होती है 3D से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 3D से। पहली जो संक्रमण श्रेणी है उसमें 3D
3D इलेक्ट्रॉन मतलब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करेगा। कौन से कक्षक में प्रवेश करेगा? 3D कक्षक। ठीक है, ये जो संक्रमण श्रेणी है ये स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और जिंक 30 पर समाप्त होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और जिंक 30 पर ये समाप्त होती है। कुल मिला के इसमें 10 तत्व हैं। कितने कुल मिला के इसमें 10 तत्व हैं और प्रत्येक तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 3D कक्षक में प्रवेश कर रहा है। किसमें प्रवेश कर रहा है? 3D कक्षक में, है ना? इसलिए हम इसे 3D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। आया समझ में? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, आपदाओं का नियम हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है हमने? आपदाओं का नियम कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही किया जाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए सिंपल सा अपन कोई भी उदाहरण देख रहे हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले क्या आएगा? 1s, फिर 2s, फिर 2p आता है। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन 1s और 2s में ही आ गए। तो ये p में जाएंगे क्या? नहीं जाएगा। कि आपकी इच्छा हो रही है आप डाल दोगे? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 4 है तो ये 1s और 2s में ही आएंगे। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु क्रमांक 4 होएगा वो कौन सी कक्षा का कहलाएगा? s ब्लॉक कहलाएगा, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? s कक्षक में जा रहा है। अब ये जो कक्षक है, हमने जो श्रेणी की बात करी स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में ही जाएगा। आप उसका जितना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा? 3D कक्षक में जाएगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या? 3D कक्षक की श्रेणी। कोडी में जा ही नहीं सकता, कोडी में जा ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम है। कोडी में चौथी जो श्रेणी है, सेकंड वाली श्रेणी, उसको हम 4D श्रेणी बोलते हैं। क्यों 4D बोलते हैं? क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक भी ज्यादा है। उन तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है? ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो वो 4D पे जाकर क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी समझ में आ गई ना? ऐसे ही है हमारी क्या? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो है इसे हम 4D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। 4D संक्रमण श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4D कक्षक में क्या है? प्रवेश करता है। ठीक है, ये जो संक्रमण श्रेणी है यह इंट्रियम, क्या लिखा है? इंट्रियम 39 से स्टार्ट होती है और कैडमियम 48 पर क्या होती है? समाप्त होती है। और इसमें भी कितने तत्व हैं? 10 तत्व हैं। कितने तत्व हैं इसमें? 10। और इन 10 तत्वों का आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में प्रवेश करेगा? 4D कक्षक में प्रवेश करेगा। इसलिए इसे हम 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसके बाद तृतीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, कौन सी है? तृतीय संक्रमण श्रेणी। आप लोगों ने आवर्त सारणी में देखा होगा कि लैंथिनियम 57 एक तत्व है ना? उसके बाद के 57 के बाद के तत्व वहां पे है क्या? नहीं है। 57 लैंथिनियम आवर्त सारणी बना हुआ है। फिर 58 है क्या उसमें? नहीं है। 59 भी है क्या? नहीं। ये 58 से पूरे अलग आपने क्या करे हैं?
रख दिए है कहाँ तक 71 तक, अलग रखे हैं ना, नीचे साइड बना के रखे हैं उनको, ठीक है। और उसके ऊपर अपन ने ऐसे पिंक और थोड़ा सा लाइट पिंक क्या किया है उसके ऊपर कलर, है ना। तो आपने आवर्त सारणी देखी है ना? Yes. कि नहीं देखी है? देखिए तो 57 जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। लेकिन 58 जो है वो डी ब्लॉक का नहीं है, वो एफ ब्लॉक का, कौन सा है? एफ ब्लॉक का तत्व है। इसलिए हमने उसे आवर्त सारणी में भी क्या किया है, अलग थलग रखा हुआ है, ठीक है। उसे हमने कहाँ रखा है आवर्त सारणी में, अलग थलग। तो जो तृतीय आवर्त सारणी है, तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है, तो तृतीय संक्रमण श्रेणी का प्रथम तत्व कौन सा है? लैंथेनियम है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 57। 57 मतलब 57। फिर इसके बाद ये जो संक्रमण श्रेणी है ये हैप्पीनियम 72 से स्टार्ट होती है और मरकरी 80 पर क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। केवल एक ही तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, लैंथेनियम, ये संक्रमण तत्व है। फिर उसके बाद 57 के बाद के मतलब 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व है 14 तत्व है, ठीक है। तो ये तत्वों को हम कौन से तत्व कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व, मतलब एफ ब्लॉक के तत्व। तो इन्हें संक्रमण तत्व में हम नहीं गिनते, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो श्रेणी स्टार्ट होती है ये हैप्पीनियम 72 से स्टार्ट होती है और मरकरी 80 पर क्या होती है, समाप्त होती है। कुल मिलाकर इसमें भी कितने तत्व है? 10 तत्व है, ठीक है। ये जो संक्रमण श्रेणी है इसे हम 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? 5D संक्रमण श्रेणी। क्यों? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में क्या करता है, प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। फिर चतुर्थ संक्रमण श्रेणी आती है। कौन सी आती है? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ये स्टार्ट होती है 89 से। 89 परमाणु क्रमांक है और तत्व का नाम क्या है? एक्टिनियम। क्या है? एक्टिनियम, हाँ। तो ये एक्टिनियम 89 से क्या होती है, स्टार्ट होती है। स्टार्ट नहीं होती, इसका पहला तत्व ही है क्या, 89 एक्टिनियम, ठीक है। इसके बाद के 14 तत्व जो है वो फिर से हमने कहाँ रख दिए हैं, एफ ब्लॉक में रख दिए हैं। और 14 के बाद जो 104 नंबर से स्टार्ट होती है, क्या नाम लिखा है आपने 104 नंबर के तत्व का, रदरफोर्डियम, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 104 रदरफोर्डियम से स्टार्ट होती है ये श्रेणी, ठीक है। लेकिन इस श्रेणी का अंत अभी तक नहीं, क्योंकि ये अपूर्ण संक्रमण श्रेणी है। कैसे श्रेणी है ये? अपूर्ण संक्रमण श्रेणी। इसमें कई रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, ठीक है। उन रिक्त स्थानों पर नए तत्वों की क्या की जा सकती है, खोज की जा सकती है। इसे हम 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, 6D कक्षा में प्रवेश कर रहा है। आया समझ में इतना? तो इस प्रकार संक्रमण श्रेणियों को हमने 4 भागों में क्या किया है, बांटा है। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और जिंक 30 पर समाप्त होती है। सेकंड संक्रमण श्रेणी जो न्यूट्रियम 39 से स्टार्ट होती है और केडियम 48 पर समाप्त होती है। तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसका प्रथम तत्व लैंथेनियम 57 है। इसके बाद यह संक्रमण श्रेणी हैप्पीनियम 72 से स्टार्ट होती है और मरकरी 80 पर समाप्त होती है। इसी प्रकार चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जिसका प्रथम तत्व एक्टिनियम 89 है। इसके बाद यह श्रेणी 104, ठीक है, 104 रदरफोर्डियम से क्या होती है, स्टार्ट होती है। और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कैसी है, अपूर्ण संक्रमण श्रेणी है। रहेंगे याद आपको ये, है ना? आया ना सबको समझ में?
क्या लिखेंगे आप संक्रमण तत्व में कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करता है और डी कक्षा आंशिक रूप से पूर्ण होता है उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व को हमने 4 श्रेणियों में क्या किया है, बांटा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में 3D, द्वितीय में 4D, तृतीय में 5D और चतुर्थ में 6D, है ना। और संक्रमण तत्व की विशेषता है तो ये कठोर होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं, बट इसमें अपवाद क्या है, मत करें, है ना। जैसे अपनी कक्षाओं में कुछ अपवाद होते हैं ना, ऐसे इसमें भी क्या है, कुछ अपवाद। संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, जटिल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ इसके क्या है, पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। आया समझ में सभी को? तो एक बार उसको देख लो जरा।